आदाब। एक सच्ची बात आपके साथ करूं अपने दिल की, तो कभी कभी रात को सोने से पहले बहुत खौफ सा लगता है, डर सा लगता है कि आज के दिन में क्या क्या सारी बातें हुई, उनका अगर तज्जिया किया जाए, उनके ऊपर गौर की जाए और इन बातों के मतलब क्या हैं और इन बातों के साथ आगे इनका फॉल आउट क्या होने वाला है, तो बड़ा खौफ जैसा माहौल लगता है। और समझ नहीं आती है कि कल जब सुबह उठेंगे तो हमारी रियासत का, हमारा सारे इस माहौल का नक्शा किस किस्म का होगा। कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू में थे तो उसके बारे में हमने आपके साथ बात की थी। उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में, टेररिज्म ऑफ कोर्स इस वक्त एक बहुत बड़ा नेशनल जो कैंपेन के इर्द गिर्द जो नैरेटिव है सारा, वो टेररिज्म को ही लेकर बात उसके ऊपर खास करके बीजेपी की तरफ से हो रही है। और पोस्ट पुलवामा जिस तरह से एक्शन हुआ बालाकोट में वगैरह, और वो कैंपेन को काफी हद तक वो शेप कर रहा है वो, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। अ, जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक और भी मामलात हैं कि जेर बहस रहता है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि किस किस्म की सियासी कशीदगी सी बनी हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इनमें से किसी भी मुद्दों का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया। लेकिन दिल्ली में थे बैठे हुए अरुण जेटली साहब, जिनका जम्मू के साथ भी बड़ा खासा ताल्लुक है और मुल्क के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरीज में उनका नाम भी शामिल होता है, पेशे से वकील हैं। उन्होंने एक इतना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट दिया, कल हमने मेंशन किया था अपने एपिसोड में, कि आर्टिकल 35A की कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटी की, और उन्होंने इस तरह से इंडिकेट किया था कि वक्त आ गया है शायद इस आर्टिकल को जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में ये नहीं है, सेपरेटिज्म इसकी वजह से है, टेररिज्म इसकी वजह से है, और पॉवर्टी, गुर्बत और बाकी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ये रूट कॉज है उन सारी चीज़ों का। ठीक है, वो उनका ब्लॉग आ गया, छोटा सारा वीडियो आ गया। कल भी इसके ऊपर हमने अंदेशा जताया था कि ये इलेक्शन के दरमियान ये आ गया, तो इसकी ये क्या बात है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान खासे गुस्से में नजर आ रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और पीडीपी के तर्जमान नईम अख्तर साहब ने भी एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। दोनों का कुल मिला के देखें, ऐसे लगता है कि जैसे जो इसका स्क्रिप्ट है वो एक ही जगह लिखा गया हुआ था। इसका कुछ मफहूम, इसका कुछ जो सेंट्रल मैसेज उसका ये था कि साहब, अगर आप 370 या 35A के बारे में अगर कुछ बहस करना चाहते हैं तो फिर हम एक्सेशन के बारे में भी आपके साथ हम बहस करेंगे। यानी अगर आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं, इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो हम फिर एक्सेशन की बात करेंगे कि एक्सेशन भी कंडीशनल है। लगता है ना खौफ की ये बात किस बारे में हो रही है, समझ नहीं आ रही है दैट व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ द कन्फ्लिक्ट। के जो एक लैंड मास है, ये उसके बारे में बात हो रही है, उसके ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि यहाँ के जो अवाम हैं ये उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ कोई थ्रेटन कर रहा है, मैं ये जो दफा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आयन का, उसको हटा दूंगा। कोई कहता है कि जी मैं तो बिल्कुल जो रिश्ता है वही तोड़ दूंगा। तो ये किसके बारे में, अवाम के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। अब बात अगर इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये बात और किसी चीज के बारे में नहीं हो रही है, इलेक्शन के बारे में हो रही है। ये बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर एक बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क भर में जो इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, उसको कैंपेन की पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा बनकर उभर रहा है। आज आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब तेलंगाना में थे, वहां पे भी मेंशन आया कश्मीर का, और जहां पे भी तकरीर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कश्मीर का मेंशन वहां पे जरूर आ रहा है। भाई इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, अगर बहुत बड़ी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती, उसको सेल करते मुल्क में, कहीं पे कोई बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती, कोई बहुत बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट लगा होता, या कुछ इस किस्म के कुछ स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स होते, उसको मुल्क भर में अगर सेल किया जा रहा होता, उसके इर्द गिर्द अगर कैंपेन चल रही होती, तो कितनी खुशी की, कितनी सेटिस्फेक्शन की बात हम सब के लिए होती, हम कितना फख्र महसूस करते। लेकिन यहाँ पे बात इस तरह की हो रही है कि हर तरह से एक थ्रेटनिंग सा माहौल जो है वो बनता जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज अगर करते हैं कि ये आज ही इतनी ज्यादा बातें क्यों आ रही हैं। ये 35A और 370 तो पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा जेर बहस आ रहा है। फरवरी के महीने में
जब वो अजाफी दस्ते सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के कश्मीर में बुलवाए गए, जब वो ऑर्डर दर ऑर्डर आने लगे कि जो राशन है वो कल 12 बजे से पहले उठा लिया जाए, अस्पतालों में दवाइयाँ, ऑपरेशन के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो इमीडिएटली मुहैया करवाए जाएं, छुट्टियां कैंसिल हो जाएं, स्कूलों में आगे फर्दर और छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, एग्जाम्स मुलतवी कर दिए जाएं। जब इस किस्म का एक माहौल बन रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई जंग होने वाली है, क्या होने वाला है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो एक वाइडर र्यूमर जो लोगों में खौफ सा जो पैदा होने लगा, वो ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस किस्म का जाकर वहां पे एक अपना स्टैंड पेश करने जा रही है कि अगर 35A के ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है, आप इसमें फैसला ले सकते हैं, यानी हम इसको फर्दर सपोर्ट नहीं करते, तो उसके फॉल आउट में कश्मीर में किस किस्म के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं उसको शायद डील करने के लिए ये इतने इकदाम वहां पे उठाए गए। हालांकि गवर्नमेंट बार बार वजाहत कर रही थी, चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस का बयान दिया, गवर्नर ने खुद बयान दिया, सब लोगों ने बार बार वो वजाहत कर रहे थे कि नहीं, ये तो कि रूटीन के मेजर्स हैं, सर्दियों में जो हम अक्सर करते हैं वही किया करते हैं। इस अंदेशे के ऊपर, इस शक और शुबहत की बुनियाद के ऊपर कि ऐसा कुछ पॉसिबली हो सकता है, अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर तैयारियां हो सकती हैं, तो अगर प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज डेवलप होती है, तो मैं ये नहीं कहता कि कानूनी तौर के ऊपर उसका किस तरह से वो होना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी को कितना बड़ा चैलेंज पहुंचता है वो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल विल ऑलवेज थिंक दैट दिस हैज ए पॉलिटिकल एंगल टू इट, दिस इज डन फ्रॉम एन इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन होने वाला शायद इस किस्म का कुछ भी नहीं। जब भी 35A या 370 के ऊपर कोई हतमी बात होगी, मुझे लगता है वो एक डायलॉग के जरिए बातचीत करके दैट कुड मोस्ट लाइकली बिकम पार्ट ऑफ ए फाइनल डायलॉग, ऐसे मुझे अंदाजा है। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखता हूं कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है। ये इस तरह से कुछ चीज रिपील, कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का होने वाला नहीं है। लेकिन एक इसका इंटरेस्टिंग फॉल आउट जो है वो हो रहा है, वो दिलचस्पी से देखा जाने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 में लगभग 56 सीटें लेकर असेंबली में आई। बाद में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, 60 से भी ज्यादा उनकी पोजीशन असेंबली में बन गई। लेकिन 2002 में जब पीडीपी फर्स्ट टाइम उसने असेंबली इलेक्शन लड़ा और 16 सीट्स हासिल की, एनसी 60 सीटों से गिरकर 28 सीटों के ऊपर आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक थी। उमर अब्दुल्ला साहब खुद भी इलेक्शन हार गए थे। उसके फर्दर आप जाते हैं 2008 में, तो एक भी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंप्रूव नहीं हुई, हालांकि पीडीपी ने अपनी टैली थोड़ी सारी इंप्रूव कर ली। उसके बाद 2014 के जो इलेक्शन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से गिरकर 15 सीट्स के ऊपर आ गई। ये चैलेंज कश्मीर की पॉलिटिक्स में है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब पीडीपी का तो ये बिल्कुल एक लाइव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे रिमाइंड करवाने की जरूरत थी, क्योंकि वो पिछले 5 साल से पावर में नहीं थे, कि मैं यादाश्त दिला दूं कि उनके साथ पिछले 20 साल से किस तरह से डिक्लाइन आ रहा है ओवरऑल पोजीशन में। पीडीपी की तो ये पोजीशन है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कश्मीर से वोट हासिल करके बीजेपी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, और उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का उनको सामना हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 के करीब टॉप लीडर जो पार्टी के, वो लोग जो मिलकर पार्टी को बनाते थे, और तो बेशुमार लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन 15 के करीब टॉप लीडर पिछले 8-9 महीने में पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पोजीशन बहुत खराब नजर आ रही थी। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि आप वहां से दिल्ली से ब्लॉग लिखेंगे, आप वहां से एक वीडियो रिलीज करेंगे, यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और उस वक्त जब आप कश्मीर के एक सारे ओवरऑल सियासी माहौल को अगर आप देखते हैं, तो उसमें क्या नजर आपको आता है। ये जो हुर्रियत हैं या कोई दूसरी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो पहले ही एनआईए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और बाकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही उनके साथ डायलॉग में मसरूफ हैं आजकल। लेकिन बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज का वो हिस्सा नहीं है। तो ऐसे हाल में जब 370 को चैलेंज है, जब 35A को चैलेंज है, जब स्पेशल स्टेटस को हटाने की बातें की जा रही हैं, तो उस वक्त लोगों का जो रुझान है, जो ध्यान है, जो उम्मीदें हैं, वो हुर्रियत की तरफ नहीं होंगी, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं होंगी, वो होंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी से। तो लिहाजा ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर उभर रही है कि आप जितना इसको क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी उनके लिए बनी रहेगी कि वो नैरेटिव को कश्मीर में शेप करते रहें और लोग उनकी तरफ इस उम्मीद के साथ देखते रहें कि ये दो पार्टीज हैं जो हमारे स्पेशल आइडेंटिटी को, स्पेशल कैरेक्टर को, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही वापस आए लेजिस्लेचर में, यही जाएं पार्लियामेंट में और इस स्पेशल स्टेटस के बारे में बात कर सकते हैं। अब जब कश्मीर में वो इस तरह से एक बात वो करते हैं और लोगों की उम्मीद वो बनाते हैं, उसका रिएक्शन आता है यहाँ पे जम्मू से या पीडीपी की और एनसी की जब एक जैसी स्टेटमेंट आती है तो यहाँ से दो चार लोग जम्मू में ये जरूर कहेंगे कि जी ये तो कहाँ से लिख कर आई है, दोनों को एक जैसी स्टेटमेंट, हमें उसका भी पता, लिहाजा इनको वोट मत डालो, अब वोट हमें डालो। तभी एक तरीका है कि अपना आइडेंटिटी को यहाँ पे बचा कर रखने वाला। और पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज, हर इलेक्शन जो हमारी इंटीग्रिटी है, हर इलेक्शन जो हमारी स्टेबिलिटी है, हर इलेक्शन जो हमारा एक मॉरल और सोशल कॉम्पैक्ट है एक दूसरे के साथ, उसको एक इतना बड़ा धक्का देके चला जाता है। ये लोग तो इस सारे मामलात को इनके ऊपर बात करके पावर में आ जाते हैं, लेकिन लोगों को वो बिखेर कर वो छोड़ जाते हैं। इन चीज़ों से अलर्ट रहने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। एक इशू और है जिसके बारे में मैं ब्रीफली और बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ। मैं परसों यानी कल से पहले दिन जो हमने बात की थी कांग्रेस के एक लीडर श्याम लाल शर्मा के बारे में कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ना जाएं, ऐसा एक मेरा आर्गुमेंट था। कुछ इस तरह से हुआ कि वो वीडियो अभी प्ले ही हो रहा था, अभी 2-4 मिनट का ही हुआ था, तो कांग्रेस के बहुत सारे दोस्त, अब एक जर्नलिस्ट का सबके साथ एक ताल्लुक वास्ता तो रहता ही है, बहुत सारे दोस्तों के बेशुमार फोन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तो वहीं पे पॉज किया और उसके बाद भी कल भी काफी कन्वर्सेशन चलती रही, आज भी चलती। तो इन्होंने कहा कि आपका एक पॉजिटिव बायस था टूवर्ड्स श्यामलाल। अब ये बीजेपी वाले कहते, एनसी वाले कहते तो मैं मान लेता, कांग्रेस वाले ऐसा क्यों कह रहे थे, चलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा तनकीद नहीं करता। कहते हैं कि श्यामलाल की इतनी बड़ी पोजीशन नहीं थी जितनी आपने बढ़ा चढ़ा के बता दी और आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। आई हैव नथिंग टू डू विद श्यामलाल। मैं उनसे कोई 2 साल पहले 2 साल से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, आखिरी मुलाकात कोई 2 साल पहले हुई और वो भी एक आर्गुमेंट, एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें एक कंसेंसस के बिना ही वो मीटिंग खत्म हुई। तो ऐसा वो कोई पर्सनल बायस वाली कोई बात नहीं है। मैं इनको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से बीजेपी की एक इंपॉर्टेंस बीजेपी ने अपनी यहाँ पे एक सेंटिमेंट को स्टर करके बना ली है, उसको फर्दर कॉम्पिटिटिव, फर्दर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, फर्दर बेहतरीन बनाने के लिए उसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे होना चाहिए। श्यामलाल एक जो वो लैंग्वेज, जो नरेटिव, जो उनका ईडियम है, वो एक इस किस्म का है कि वो उसके साथ एक आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वो प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए श्यामलाल का कांग्रेस के बीच में रहना जरूरी है। ये कहते हैं नहीं जी उसकी इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी लाइबिलिटीज कौन है और एसेट्स कौन है उसकी आप प्रॉपर रिकग्निशन नहीं करते। ये सब ये कह रहे थे कि श्यामलाल की कोई हैसियत ना होती अगर वो मदन लाल के भाई ना होते। तो मदन लाल का भी मैंने जिक्र किया है। उस तरह से तो कांग्रेस में अगर नेशनल लेवल के ऊपर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो बहुत सारी जो टॉप लीडरशिप है उसकी अपना, मैं आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि लोग अपनी मेहनत से भी काम करते हैं। किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी की बहू या किसी की बहन होने के बावजूद भी उनका एक अपना कैरिज्मा, एक अपना पॉलिटिकल विजन, एक अपनी विजडम भी होती है जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में सरवाइव करते हैं। लेकिन ये रिश्ते नाते भी हैं, ये कांग्रेस में बहुत ज्यादा ही है, बेशक जम्मू कश्मीर में थोड़े कम रहे लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। कुल मिला के मेरा नजरिया यह है कि श्यामलाल का जो मैं चीज परसों कह रहा था कि भी इंपॉर्टेंट आदमी है, उसने अपनी इंपॉर्टेंस कल दिखा ली, गेम खेल ली उसने, कांग्रेस के साथ नहीं बीजेपी के साथ गेम खेल ली। अब देखिए कि 2014 का इलेक्शन वो हार गए थे, उसके बाद पिछले साल पंचायत के इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, श्यामलाल की कोई बहुत अच्छी पोजीशन उसमें से जो उनके लोग थे, वर्कर थे, उनकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन वहां पे नहीं बनी। अभी असेंबली के इलेक्शन होने हैं। इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान श्यामलाल की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का जलसा हो रहा है और उस जलसे के 2-3 दिन के पहले उन्होंने एक माहौल बना दिया कि एक बात निकल गई कि श्यामलाल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं।
उससे हुआ क्या कि वो कांग्रेस के लिए आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि वो टेररिज्म का नाम लेते हैं तब भी कांग्रेस का नाम लेते हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं तब भी साथ में कांग्रेस का नाम लेते हैं। तो ऐसे माहौल में आप सर्वाइवल कैसे ढूंढेंगे? आपको उसी तरह की पॉलिटिक्स चाहिए ना कि आप किसी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो उसने जब एक बात निकाल दी और एक बात हर जगह चल गई, कांग्रेस में भी, दिल्ली में भी, उस लेवल पे भी हर जगह बात चल गई कि ये आदमी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे एक लोगों में एक फीलिंग सी बन गई कि ये जो बीजेपी वाला जो सेंटिमेंट है उसके साथ उसकी एक कनेक्टिविटी बन गई कि ये भी अपना ही आदमी है, ये भी उसी सोच का आदमी है, बस कल इसने ज्वाइन करना था, ज्वाइन करते करते रह गया, कोई बात नहीं, अगली बार कर जाएगा। ये लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा लेकिन उसकी रेलेवेंस जो है वो बन जाएगी, जिसके डिविडेंड्स आपको असेंबली इलेक्शन के दौरान मिलेंगे। अब अगर वो असेंबली इलेक्शन जीत जाते हैं कांग्रेस की टिकट के ऊपर, तो वो अपनी जो असेंबली सीट है, अपनी जो जीत है, उसको वो जेब में लेकर वापस जाके वहां पे अखनूर में तो नहीं बैठ जाएंगे। वो जब असेंबली के मेंबर बनेंगे तो कांग्रेस के ही मेंबर बनेंगे, कांग्रेस की ही पोजीशन बेहतर होगी। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर होने की फिर से कोशिश करूंगा। जफर चौधरी।